हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसको हमने पिछली क्लासेस के अंदर शुरू किया था, जैसे बात करें 7 पार्ट्स के अंदर, उसको हमने कंप्लीट करा है। उन क्लास जैसे छोटी छोटी क्लासेस के अंदर 7 क्लास है, उसके अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। उन सभी क्लासेस को हम कंबाइन करके एक क्लास 1 शॉट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर यात्री है, वो भारत के अंदर यात्रा करते हैं और अपने वृत्तांत के अंदर भारत का वर्णन करते हैं। जैसे बात करें इब्न बतूता था और अलग के और अन्य यात्री की बात करें तो बर्नियर जो यूरोप के साथ तुलना करता है, इन सब के बारे में चर्चा। बहुत आसान ये चैप्टर है। इस जैसे बात करें, आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को 1 शॉट क्लास के अंदर कंप्लीट करना, तो ये क्लास देख लेना। अगर आप चाहते हो कि इतनी बड़ी क्लास हम नहीं ले सकते, तो वो जैसे बात करें छोटे छोटे क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करा है, वो जाके देख लेना। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, वो भी आप क्लास देख लेना, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए तो फिर आज क्लास को अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला, यात्री की यात्रा क्यों करते थे उसके कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कार्य की तलाश में, मतलब कोई व्यक्ति एक जगह दूसरी स्थान कार्य की तलाश में जाता था। और बात करें नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, मतलब कि जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे मौसम खराब वगैरह, एक स्थान पर रहने के कारण यात्री थे वो दूसरी जगह यात्रा करते थे। और दूसरा बात करें व्यापार करने के लिए दूसरी जगह जाते थे। और पुरोहित भी अपने कार्य के लिए दूसरी जगह जाते थे और वह यात्राएं करते थे। और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करते थे। तीर्थ यात्रा मतलब वो जैसे धर्म स्थल पर या अन्य जगहों पर जाते थे, वो तीर्थ यात्री होते थे। वहीं कुछ साहस की भावना से नए स्थानों की खोज में या नई जगहों को अपने वृत्तों के अंदर लिखने के लिए नई नई जगह जाते थे, यात्राएं करते थे। जैसे यात्रा में क्या देखते थे वो, जैसे भूदृश्य, भौतिक परिवेश, और बात करें तो लोगों की प्रथाओं और भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्नता, और अपने ग्रंथ में लिखते थे। मतलब कि जो वहाँ पे भूदृश्य देखते थे, पर्यावरण देखते थे, और लोगों की जो प्रथाएं होती थी, उनकी भाषा और उनके जो धार्मिक व्यवहार वगैरह, अन्य आस्था वगैरह थी, उनके बारे में जो भिन्नताएं थी, और वो अपने ग्रंथ के अंदर लिखते थे। उदाहरण की बात करें तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा करता है, जो विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में, मतलब कि इस जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने जो ग्रंथ लिखा था, उससे इस विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के लिए। और कुछ यात्री सुदूर यात्रा नहीं करते थे, मतलब कि जो दूर की यात्रा नहीं करते थे कुछ यात्री, वह अपने राज्य की रीति रिवाजों, जन प्रथाओं, परंपराओं का विवरण लिखते थे। मतलब कि जैसे कोई यात्री है, वो मुगल साम्राज्य के अंदर रह रहा है, वो अपने ही राज्य के बारे में लिखता था और वह दूर की यात्राएं नहीं करता था। वहाँ के बात करें अपने राज्य के बारे में जो प्रथाएं थी और जो लोगों में विभिन्नताएं थी, उन सब के बारे में लिखता था। और आगे बात करें तो अल बिरूनी, इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 बात करें तो यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी के अंदर उज्बेकिस्तान से आया था, भारत की यात्रा की थी 11वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के अंदर मोरक्को से आया था, जिसने भारत की यात्रा की थी। उससे आगे फ्रांस बर्नियर जो 17वीं शताब्दी के अंदर जो फ्रांस से यात्री था, वो भारत आया और भारत की यात्रा की, उसके ऊपर व्रत लिखा। चलिए एक एक करके सारे पढ़ते हैं। चलिए अब हम यात्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अल बिरूनी के बारे में चर्चा करेंगे। अल बिरूनी तथा किताबुल हिंद, मतलब कि अल बिरूनी ने किताबुल हिंद नाम की पुस्तक लिखी थी। अब हम अल बिरूनी को पहले पढ़ से जानेंगे। ठीक है, अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 में हुआ था। मतलब कि जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म क्षेत्र में 973 में हुआ था। और ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब कि ख्वारिज़म जो क्षेत्र था, वह एक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें बात करें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिक के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। मतलब कि जो बात करें तो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था,
फिर भी जो प्लेटो और अन्य जो यूनानी दार्शनिक थे उनके बारे में वो जानकार था। प्लेटो के बारे में आप जैसे बात करें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे साइंस के अंदर, उनके दार्शनिकों के विचार के बारे में जैसे अल-बिरूनी ने पढ़ा था और उसने अरबी भाषा अनुवादित के माध्यम से पढ़ा था। मतलब जो प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक थे उनके जो अरबी भाषा के अंदर जैसे ग्रंथ थे वो अनुवाद किए गए थे, उनके माध्यम से इनके विचारों को पढ़ा था अल-बिरूनी ने। अब आगे बात करें सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ से कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए। मतलब जो सुल्तान गजनी के सुल्तान महमूद थे, महमूद गजनवी, उन्होंने 1017 के अंदर ख्वारिज्म पर जैसे बात करें हमला किया और वहाँ के जो भी कवि और विद्वान थे उन्हें अपने साथ ले गया। ठीक है, उसके साथ अल-बिरूनी भी था, अल-बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था। मतलब जो उसे हमला करने के बाद उसे बंधक बना के गजनी ले गए थे, पर वह धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यही बिताया। मतलब कि वो बंधक के रूप में आया था, लेकिन जैसे जैसे वह उस जगह पे रहा उसे वह जगह पसंद आने लगी और उसने अपने 70 वर्ष के मृत्यु तक वहीं उस जगह पे जीवन बिताया। गजनी में ही भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रुचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। मतलब कि जो अल-बिरूनी था उसकी भारत के प्रति रुचि जागृत हुई, वो कोई आश्चर्यचकित बात नहीं थी, क्योंकि 8वीं शताब्दी में ही जो भारतीय जो ग्रंथ थे जैसे खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा, इन सब की बात करें तो अरबी भाषा के अंदर जैसे अनुवाद होना शुरू हो गया था, इसलिए उन अल-बिरूनी की भी रुचि जागृत भारत के प्रति। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं। पंजाब के गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और वातावरण बनाने में मदद की। मतलब जो पंजाब था वह गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया और वहाँ के जो भी लोग थे उसके साथ विश्वास और वातावरण का माहौल बना। ठीक है, बनने में मदद की। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। जो अल-बिरूनी जो यात्री था उसने ब्राह्मण पुरोहित और विद्वानों के साथ कई वर्षों तक उन्होंने वक्त बिताया और संस्कृत और धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और हालांकि उसका यह कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है कि फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत की कई हिस्सों में यात्रा की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किताब-उल-हिंद जो अल-बिरूनी ने किताब लिखी थी उसके बारे में अब हम बात करते हैं। किताब का नाम किताब-उल-हिंद, ये इंपोर्टेंट, याद कर देना। ठीक है, एग्जाम अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की कृति किताब-उल-हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, विस्तृत यानी बड़ा ग्रंथ है, जो धर्म दर्शन, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई उनके बारे में बात करें तो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया मतलब एक प्रकार रसायन के बारे में लिखा गया। ठीक है, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापदंड, तंत्र विज्ञान आदि, इन सब के इतनी सारी बात करें तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में इस ग्रंथ के अंदर चर्चा की गई है। ठीक है, विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। मतलब जो ये ग्रंथ है ये 80 अध्याय के अंदर विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। जो बात का अल-बिरूनी जो बुक लिखी है उसके अंदर एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। जो आरंभ में एक पर्सन होता है, मतलब जो ये इस प्रकार समझ लो बुक है, उसके ऊपर आरंभ में एक पर्सन लिखा हुआ है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना लेखन और अरबी भाषा का प्रयोग किया गया। मतलब पहले पर्सन, उसके बाद उसके बारे में लिखा गया और उससे अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई है। ठीक है, और अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किस भाषा के अंदर लिखी थी, हमने पहले बात की थी, ये बात करें तो अरबी भाषा के अंदर लिखी गई। लेकिन अल-बिरूनी था, उसे कई भाषा अनेक भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी उसने बात करें तो अरबी भाषा के अंदर लिखी। अरबी भाषा के अंदर लिखने का कारण यह था कि उसने उत्तर पश्चिम सीमांत लोगों के लिए एक
ग्रंथ लिखा था, ठीक है। सबसे पहले इब्न बतूता का रिहला, मतलब इब्न बतूता यात्री और रिहला उसका ग्रंथ है, ठीक है। इसके बारे में परिचय पढ़ते हैं पहले। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, मतलब कि जो इब्न बतूता था उसने अपना जो ग्रंथ लिखा अरबी भाषा के अंदर उसको रिहला कहा जाता है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इस ग्रंथ के अंदर बहुत रोचक और जानकारी देता है, ठीक है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में से एक जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो मोरक्को से इब्न बतूता आया था उसका पारिवारिक मतलब जो जीवन क्या था, उसका जीवन था मतलब कि इस्लामिक जो शरिया कानून था उसका पालन करना और उसी के अनुसार चलना, इसके परिवार के कार्य मतलब जो पारंपरिक कार्य। उसके बाद आगे चर्चा करें में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ की शिक्षा हासिल कर ली। मतलब जो इब्न बतूता था उसने कम उम्र में ही अपनी साहित्यिक रूढ़ता की शिक्षा प्राप्त की और अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब जो इब्न बतूता था वो दूसरे जो अपनी श्रेणी के जो भी अपने साथी थे उनकी तरह किताब के ज्ञान को महत्व नहीं देता था। वो जो यात्राएं करता था उसको अधिक महत्व देता था, मतलब कि जो खुद जाके यात्राएं करता था उससे अधिक महत्व देता था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसे यात्रा करने का बहुत शौक था उसको, और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। मतलब कि जो उसे जैसे उसका शौक था इब्न बतूता का यात्रा करने का, और वह अलग अलग देशों में घूमा और नए नए लोगों के बारे में जानकारी ली और उनके अपने ग्रंथ के अंदर लिखा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम इब्न बतूता के परिचय के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मतलब जो इब्न बतूता था वो भारत की यात्रा करने से पहले सबसे पहले मक्का जो तीर्थ स्थल है मुस्लिम लोगों का वहाँ पे, उसके बाद सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान यहाँ पे गया। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका। तटीय व्यापारिक बंदरगाह मतलब जो समुद्र के पास में जो बोट्स रुकने की जगह होती है, जो ठहराने की, उस जगह को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा मतलब भूमि मार्ग से, ठीक है। उसने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के बारे में सुना था। मतलब जो दिल्ली के सुल्तान था, ये याद कर लेना कि इब्न बतूता किसके शासनकाल के अंदर आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। किसके मतलब तुगलक के बारे में सुना था, क्या सुना था? कला और साहित्य की एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मतलब जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में सुना था कि वह दयाशील और वह कला प्रेमी है। कला प्रेमी मतलब जो जैसे विद्वानों को वगैरह यात्री संरक्षक देते हैं, उनको अच्छा पद देते हैं, उनके बारे में सुना था। उनसे आकर्षित होकर मतलब उनके ख्याति के बारे में सुना था और वह क्या करते हैं, मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, मतलब दिल्ली की ओर आते हैं, ठीक है। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ, मतलब वो खुद भी एक विद्वान था, उनकी विद्वता से क्या वो प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, ये एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, काजी कैसे कहते हैं, वो न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया। जो इब्न बतूता था वह जैसे उनको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया, वहाँ पे उसने क्या किया, विश्वास खो दिया। मतलब कुछ जैसे बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद उसने विश्वास खो दिया और उसे इस पद से निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया और कैद में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं।
इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ कि जैसे हमने पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ा था, सुल्तान और जो इब्न बतूता था उन दोनों के बीच मतभेद हो गया था, कुछ गलतफहमी मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो गई और उसे उसके पद था ना उसको वापस पुनः स्थापित कर दिया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। जो इब्न बतूता था, सुल्तान ने उसे मंगोल के शासक चीन के अंदर जाने का आदेश दिया दूत के रूप में। ठीक है, अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार से वह मालदीव गया और जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। उसके बाद वह अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने का से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। उसके बाद वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीन बंदरगाह नगर जैतून जो वर्तमान के अंदर क्वाइंस गया, मतलब कि चीन गांव का बंदरगाह था, वहां से ये जैतून जगह है जिसको वर्तमान के अंदर क्वाइन जो कहा जाता है वहां पर गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा, मतलब कि चीन के अलग अलग स्थानों पर उसने यात्रा की और कहीं पर भी लंबे समय तक नहीं ठहरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इब्न बतूता के परिचय के बारे में। 1347 में उसने अपने घर जाने का निश्चय किया, मतलब 1347 के अंदर जो वह यात्राएं कर रहा था वहां से जैसे अपने घर जाने का फिर निश्चय किया। ठीक है, चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो जो क्या यात्री है जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, उससे मतलब तुलना की जाती है। ठीक है, वह भारत भी आया था। कौन है? मार्को पोलो। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृति, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के बारे में लिखा के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। मतलब जो इब्न बतूता था उसने अपने ग्रंथ रेहला लिखा, उसके अंदर बात करें तो नवीन संस्कृतियां और आस्थाओं मान्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जो सावधानी पूर्वक उस बुक के अंदर लिखी है। ठीक है, और बात करें तो 14वीं शताब्दी में यात्रा करना, मतलब 14वीं शताब्दी के अंदर यात्रा करना अत्यधिक कठिन था और मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन लगते थे। वही बात करें ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में पूरी की जाती थी। और आगे बात करें तो यात्रा करना अत्यधिक असुरक्षित था, मतलब उस समय यात्रा करना अत्यधिक असुरक्षित था। असुरक्षित क्यों था? क्योंकि उस समय बात करें तो डाकुओं का हमला हो जाता था, जो बात क्या था, जो कारवा था उन पर। ठीक है, वही एक मतलब कि इब्न बतूता ने अपनी कहानी बताई है कि समूह जो यात्री थे वो समूह के साथ यात्रा करते थे, जिससे मतलब एक अकेले यात्रा करने से समूह के साथ यात्रा करना सुरक्षित होता था, मतलब अकेले से ज्यादा। ठीक है, समूह के साथ यात्रा करनी पड़ती थी। और बात करें मुल्तान से दिल्ली की ओर जब इब्न बतूता यात्रा करता है उस समय एक जो कारवा होता है उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है और जिससे जो ये उनके साथ यात्रा करने वाले साथी थे उन पर हमला होता है, जिससे कई लोगों की जान गई और इब्न बतूता भी घायल हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यात्रा करना काफी कठिन था उस समय भी। ठीक है, जो बच्चे थे वो घायल हो गए। ठीक है, अब हम तीसरे यात्री के परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर वह क्या था? एक चिकित्सक था। और बात करें तो उसने उसकी बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये बुक याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जैसे हमने 3 यात्रियों के बारे में पढ़ा था, तीनों यात्रियों की बुक एकदम सटीकता के साथ आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। जैसे बात करें तो आपको लिखा हुआ आता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इस बुक का किसने लिखा, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो पढ़ना आसान है क्योंकि अभी क्लास के साथ आप याद कर लेंगे, लेकिन बाद में तब एग्जाम के अंदर आप तीनों जो लिखे गए ना, जो बुक लिखी थी ट्रेवल यात्री थे, उन तीनों के बीच में आप कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप सटीकता के साथ इन तीनों यात्रियों की बुकों का नाम याद कर लेना। ठीक है, तो अब हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रांस का रहने वाला फ्रांस बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। ठीक है, मतलब राजनीतिक दार्शनिक मतलब विचारक था, राजनीतिक विचारक था। और बात करें तो इतिहासकार, कई और लोगों की तरह ही वह
मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। मतलब जैसे हमने दूसरे यात्री के बारे में पढ़ा था, वह भी जैसे अलग अलग साम्राज्य के अंदर आए थे, मतलब समय काल के अंदर वह भी अवसर की तलाश में आए थे। उसी प्रकार जो फ्रांसवा बर्नियर था वह भी अवसर की तलाश में भारत आया था। ठीक है, अवसर की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, दारा सिक्कों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मेनियाई और अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। मतलब कि शुरुआती समय के अंदर जो शाहजहां था उसका बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, उसके चिकित्सक के रूप में रहा था। कौन? ये फ्रांसवा बर्नियर। उसके बाद बात करें तो आर्मी अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। ठीक है, उसके बाद पूर्व और पश्चिम की तुलना, मतलब जो फ्रांसवा बर्नियर है उसने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। पूर्व का मतलब भारत, और बात करें तो और पश्चिम की बात करें यूरोप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे इस प्रकार यहाँ भारत का मैप होगा, इधर यूरोप होगा, इसलिए पश्चिम के अंदर यूरोप और बात करें पूर्व की ओर भारत होगा। ठीक है, भारत पूर्व की ओर। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम की तुलना, समझ गए? जैसे पश्चिम की ओर होगा यूरोप और पूर्व की ओर होगा भारत। इसी प्रकार बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की, मतलब अलग अलग स्थान पर बर्नियर घुमा था देश के अंदर, और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे, मतलब उसने विवरण लिखे। और वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। मतलब जो बर्नियर था वो भारत के अंदर जो भी जैसे स्थान वगैरह घूमता था, वहाँ पे जो वस्तुएं वगैरह देखता था, वह स्थान वगैरह उनकी तुलना यूरोप के साथ करता था। ठीक है, और उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस 14 को समर्पित किया था, और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पात्रों के रूप में लिखे गए थे। मतलब जो फ्रांसवा बर्नियर था उसने अपनी विवरण लिखा था, उसको लुईस 14 के शासक को समर्पित किया, और जो उसने यहाँ पे देखा उस पत्रों को मंत्रियों को भी भेजे। मतलब किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने, यूरोप के अंदर। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। हालांकि उसका आकलन सटीक नहीं था, फिर भी आकलन प्रकाशित हुए और प्रसिद्ध भी। मतलब कि जो भारत में बर्नियर ने यात्रा की और जो भारत के जैसे स्थिति को देखा, उस स्थिति को यूरोप के साथ तुलना की, और भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में दयनीय बताया। मतलब कि ये सटीक नहीं था कि भारत की स्थिति इतनी दयनीय थी, लेकिन जो बर्नियर ने जो विवरण लिखा अपना, उसके अंदर भारत की स्थिति को दयनीय बताया है। चलिए पहले हम अल्बेरुनी के बारे में चर्चा करेंगे, उसने क्या लिखा। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि अल्बेरुनी क्या क्या कठिनाई आई भारतीय समाज को समझने में। भारतीय समाज को समझने में अल्बेरुनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, मतलब कि उस समय जैसे बात करें ब्राह्मण ग्रंथ और वो संस्कृतवादी परंपरा थी, उसके संबंध में क्या क्या बाधाएं आई अल्बेरुनी को समझ में बाधाएं, और उनको किस प्रकार अल्बेरुनी ने विजय किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः यात्रियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी देखा उसकी तुलना प्रथाओं से की जिससे वे परिचित थे। मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो भी यात्री आए, उन्होंने जो भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखा उसकी तुलना किससे की? जिससे वो परिचित थे। ठीक है, आगे बात करें तो अल्बेरुनी को भारतीय संस्कृति समझने में अवरोध, मतलब भारतीय संस्कृति को समझने में अल्बेरुनी क्या क्या कठिनाइयां आई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आज सबसे पहला अवरोध था भाषा। मतलब कि अल्बेरुनी को सबसे पहला अवरोध थी भाषा। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि उसको अनुवाद करके समझना कठिन था। अल्बेरुनी एक और कठिनाई ये थी कि जो संस्कृत भाषा थी उसको समझना बहुत कठिन था, क्योंकि वो फारसी और अरबी से बिल्कुल भिन्न थी। क्यों भिन्न थी उसके बारे में सबसे पहले बात करें। संस्कृत को समझने के लिए गहन व्याकरणिक नॉलेज होना जरूरी था, व्याकरणिक समझ होना जरूरी था, समझ। और दूसरा बात करें तो एक शब्द के कई अनेक अर्थ थे। मतलब कि संस्कृत भाषा के अंदर उसको समझने के लिए गहन व्याकरणिक समझ होना जरूरी था, और दूसरा एक शब्द के कई अनेक उसके अर्थ थे, इसलिए उसको समझने के लिए जैसे बात करें तो जो जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसके बारे में
थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी था, वरना उस जैसे पैराग्राफ हो गया उस संस्कृत ग्रंथ के अंदर उसको समझना कठिन था। आगे बात करें तो धार्मिक अवस्था, दूसरी कठिनाई क्या थी? धार्मिक अवस्था। यहाँ के लोगों की रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं प्रथाएं अल बिरूनी के अनुसार बिल्कुल भिन्न थी। मतलब कि भारत के अंदर उस समय जैसे अलग अलग धर्मों के व्यक्ति मानने वाले थे, और जैसे बात करें मूर्ति पूजा हो गया, बहुदेववाद, उस प्रकार की मान्यताएं थी, उसको समझने के लिए जैसे बात करें अल बिरूनी के लिए भिन्न था। आगे बात करें अभिमान, उस समय जैसे भारतीय समाज 4 वर्णों के अंदर बटा हुआ था। सबसे उच्च बात करें तो ब्राह्मण था, उसको जो संस्कृत भाषा का ज्ञान ब्राह्मण वर्ग को था, इसलिए अल बिरूनी को बड़ी रुकावट थी। मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना भी अपने आप में बड़ी रुकावट थी। मतलब ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, उसको भी एक बड़ी रुकावट थी। ठीक है, ये 3 कारण थे अल बिरूनी के संबंध में बाधाएं थी। उसके बाद समाधान क्या हुआ? समस्याओं को जानकारी होने के पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों पर आश्रित रहा। मतलब कि जो अल बिरूनी था, इन समस्याओं को पता था कि ये समस्याएं है, फिर भी इन ग्रंथों पर आश्रित रहा। उसके बाद क्या? भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति को बात करें तो अल बिरूनी ने पढ़ा। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर इतना था। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था संबंधित क्या विचार लिखे उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी ने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। मतलब अल बिरूनी ने भारत की जो 4 वर्णों को देखा, उसके बाद उसने जो तुलना की है, प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। सबसे पहले घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा बात करें भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित, दूसरा वर्ग ये था चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक, ये तीसरा वर्ग, और बात करें तो अंत में कृषक तथा शिल्पकार। इन 4 वर्णों के बारे में तुलना की है अल बिरूनी ने फारस के साथ भारत की, और भारत तक ही सीमित नहीं। मतलब दूसरे शब्दों में वह ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ साथ ही उसने दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, और उनमें भिन्नताएं थी कि वो धार्मिकता के पालन में थी। मतलब जो इस्लाम के अंदर जो भिन्नता थी वो धार्मिकता के पालन में थी, और सभी लोगों को समान माना जाता था। और अल बिरूनी ने भारत की जो 4 वर्णों की व्यवस्था देखी, उसकी तुलना फारस के साथ की, और वहां पे भी 4 वर्ण थे। इस प्रकार अल बिरूनी ने लिखा है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद, मतलब अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। मतलब अल बिरूनी ने अपने विवरण के अंदर अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। मतलब कि जो वस्तु अपवित्र होती है वह अपने पवित्र होने के जैसे बात करें तो प्रयास करती है, वो भी सफल भी होती है। जैसे उसने उदाहरण लिखे है कि मूल स्थिति, जैसे उसने उदाहरण लिखे, सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, मतलब सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, यह उदाहरण दिया है अल बिरूनी ने। और उसने एक और उदाहरण दिया कि समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। मतलब कि इस प्रकार जो अस्वच्छ जैसे बात करें तो वस्तु या कुछ जैसे व्यक्ति या कुछ भी हो, वह अगर प्रयास करे तो वो क्या हो सकता है? पवित्र हो सकता है। उसके बारे में उसने लिखा है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, और पानी के गंदे पानी को समुद्र के अंदर जो नमक स्वच्छ करता है, उसके बारे में उसने उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी ने जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। मतलब कि जैसे अल बिरूनी लिखा है कि अगर जो अपवित्र वस्तु या कुछ भी हो वह स्वच्छ नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अनुसार अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ठीक है, अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में ये विवरण लिखा है। अब हम बात करते हैं कितनी ये व्यवस्था के बारे में जो अल बिरूनी लिखा है वो कितनी सच्चाई है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अल बिरूनी ने जो अपने ग्रंथ के अंदर लिखा और वास्तविकता में क्या स्थिति थी उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अल बिरूनी जैसा कि हमने देखा जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियमित संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। क्या गहनता से प्रभावित था?
मतलब कि जो अल बिरूनी ने संस्कृत ग्रंथ पढ़े थे जिसके अंदर ब्राह्मण नीति और जैसे बात कर नियम लिखे हुए थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, उसके अंदर जो कठोर नियम लिखे थे उसके अल बिरूनी ने पढ़ा था और उससे गहनता से अध्ययन करने के बाद उससे प्रभावित होकर ग्रंथ लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने और नियम प्रतिपादन किया गया है। मतलब कि इन ग्रंथों के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था नियमों का प्रतिपादन किया गया है कठोरता से, लेकिन वास्तविकता जीवन में ये व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। मतलब कि जो वास्तविक जीवन के अंदर ये व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। मतलब हम जानते हैं जैसे जो किताब के अंदर लिखा हुआ होता है और असलियत में होता है वो कितना अंतर होता है, इसी प्रकार इसमें भी लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए अत्यंत या मतलब कि निचली जाति, निचला वर्ग लिख सकते हैं, व्यवस्था से परे थे नामक श्रेणी से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। जो निचली श्रेणी थी वो किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। और दूसरे शब्दों में कहें, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। मतलब कि जो निचली श्रेणी थे वो जमींदार और किसान वर्ग था, उसके मतलब कार्य करते थे उसके साथ, और उन्हें बात करें तो इन्हें भी सामाजिक श्रेणी में शामिल किया जाता था। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी जाति व्यवस्था के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था, अल बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है, जैसे अल बिरूनी ने उल्लेख किया उसके बारे में चर्चा करें। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वह ब्रह्मा प्रकृति नाम मतलब ईश्वर शक्ति का ही दूसरा नाम है। जो ब्रह्मा है वो ईश्वर का ही शक्ति नाम, दूसरा नाम है ईश्वर का। और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति की सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू इन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। जो अल बिरूनी ने ग्रंथ लिखा था ना, मतलब विवरण लिखा था जो वर्ण व्यवस्था के अंदर, वो मतलब किससे प्रभावित होकर लिखा था? जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे उससे ही मतलब जो प्रभावित होकर अल बिरूनी ने अपने विवरण लिखे थे। ठीक है, अब बात करें जो अल बिरूनी ने लिखा है कि सबसे ऊपर जाति के अंदर ब्राह्मण आता है, जो ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए, जो सबसे ऊपर माने जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्षत्रिय, जिनका सृजन यानी उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ, मतलब सिर से थोड़ा नीचे कंधों और हाथों से हुआ। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था। मतलब कि जो क्षत्रिय थे उनका ब्राह्मणों से दर्जा ज्यादा अधिक नीचे नहीं था, मतलब बराबर ही थे, थोड़ा मतलब अंतर था लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। अब तीसरा बात कर वेश्य, जिनका उद्भव ब्रह्मा के झनकाओं से हुआ था, मतलब कि पैरों के बीच की जगह से जो वेश्यों का उत्पन्न हुए थे। आगे बात करें तो शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था, मतलब ब्रह्मा के पैरों से जो शूद्र थे उनका उत्पत्ति हुई थी। आगे बात कर अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था, जो मतलब वेश्य और शूद्र थे उन दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। और बात करें लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों गांवों में रहते थे, समान घरों और अवसरों में मिलजुल कर रहते थे। मतलब कि जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था, उसकी जो अल बिरूनी ने चर्चा की है उसके अंदर 4 वर्ण बांटे हुए थे। उस जो लेफ्ट के 2 वर्ण थे वेश्य और शूद्र, उनको उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था और वह एक ही मतलब आवासों शहर और गांव के अंदर रहते थे, लेकिन उनके अंदर भिन्नताएं थी। मतलब उन लोगों के बीच जैसे बात करें तो सामाजिक प्रताड़ना होती थी। ठीक है, कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो इब्न बतूता था वो अलग अलग स्थानों पर यात्राएं करता था, वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसके बारे में चर्चा की है। और बात करें तो वह जो उत्सुक रहता था, उत्साहित रहता था, मतलब कि अलग अलग स्थानों पर उसकी संस्कृति और सामाजिक स्थिति की जानने के लिए और वह अपने विवरण के अंदर लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। ठीक है, जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। मतलब कि जो 14वीं शताब्दी के अंदर जो इब्न बतूता भारत आया था उस समय हमारे देश जैसे भारत के
जो सांस्कृतिक और सामाजिक तंत्र था, मतलब जो अन्य देशों के साथ आदान प्रदान, मतलब वहाँ के देशों के व्यक्ति यहाँ पे आते थे और यहाँ के व्यक्ति जो अन्य देशों के अंदर घूमते थे, इसके बारे में हमें बताया कि वैश्विक तंत्र के अंदर भारत बंधा हुआ था। ठीक है, आगे बात करें तो इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। जैसे वहाँ पे देखा पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे जो शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर भी रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। मतलब कि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे उनके विचार थे, उनके साथ अपने विचार साझा करते थे, उसी को अपने व्याख्यानों के अंदर लिखते थे। ठीक है, अलग अलग संस्कृति और विचारों के लोगों के साथ मिले और आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दय तथा दयावान दोनों हो सकते थे तथा साम्राज्य पुरुष और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित करते थे। मतलब कि जो अच्छे शासक और बुरे शासक और सामान्य जनता थी, महिला और पुरुष, उनकी भी कहानियां इस उपाख्यानों के अंदर लिखी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मतलब कहानियां सम्मिलित थी, जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि श्रोता तथा पाठक सुदूर पर सुगामी देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो। मतलब कि जो अलग अलग स्थानों पर जाते थे वहां पे जो नई चीज देखते थे ना, जैसे हमारे भारत के अंदर आया जो इब्न बतूता आया था, उस समय जो पान और बात करें नारियल को देखा, उसको एकदम उत्साहित तरीके से अलग प्रकार एकदम शैली का प्रयोग करके उसे अपने किताब के अंदर लिखा, जिससे वो अन्य देशों के जो व्यक्ति थे वो उस विवरण से प्रभावित होकर यात्रा करने के लिए उत्साहित होते थे। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर इतना था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो इब्न बतूता जो आया था यात्री भारत के अंदर, उसने अपने वृत्तांत के अंदर नारियल और बात करें पान का वर्णन किया है। अब आप कहेंगे भाई नारियल और पान का वर्णन क्यों किया है? ये तो भारत के अंदर मतलब हर व्यक्ति को पता है क्या होता है, लेकिन वो बाहर का यात्री था, कहाँ का मोरक्को का, इसलिए उसने पहले कभी भी नारियल और पान को ना देखा, ना मतलब देखा नहीं था। इसके बाद जब भारत आया उसने देखा कि नारियल और पान जैसी कोई चीज होती है, जिससे मतलब कि जैसे पान होता है वो चबा के खाया जाता है सुपारी के साथ, वही नारियल को पानी के होता है जिससे पिया जाता है। उसके पहले मालूम नहीं था। जब भारत आया तो उसने जैसे जानकारी मिली तो वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने वृत्तांत के अंदर लिखा। वृत्तांत के अंदर जो लिखा, जो उसके पाठक थे उनको भी इन चीज के बारे में मालूम नहीं था, जिससे बात करें जो पाठक थे उसकी जैसे रुचि बढ़ी थी इन चीजों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं किस प्रकार से इब्न बतूता ने वर्णन किया है। जैसे दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, पान के बारे में वर्णन करता है इब्न बतूता। मतलब अब हम चर्चा करते हैं कि जो इस चैप्टर के अंदर जो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इस स्लाइड के अंदर पहला क्वेश्चन ये बनाया जाएगा कि किस यात्री ने पान और बात कर नारियल के बारे में चर्चा की, या फिर बन सकता है कि जो यात्री था इब्न बतूता उसने किन दो वनस्पतियों के बारे में चर्चा की, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आ सकता है कि जो इब्न बतूता था उसने पान के बारे में किस प्रकार वर्णन किया है। चलिए अब हम देखते हैं। आप में से सबको ये मालूम होगा कि पान किस प्रकार खाया जाता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है। आपको सिर्फ ये एक बार रीड करना है, उसके बाद आप एग्जाम में आराम से लिख देंगे अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, दो ऐसे वनस्पति ये इंपोर्टेंट भी है, जैसे अभी हमने इसकी चर्चा कर दी। पान ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर की तरह उगाया जाता है। मतलब कि जो इब्न बतूता था जो पान की तुलना अंगूर के साथ किए। पान कोई फल नहीं होता है, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। आगे बात करें प्रयोग की विधि, मतलब इसे किस प्रकार से खाया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे खाने से पहले सुपारी, मतलब कि जायफल जैसी सुपारी होती है, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत के अंदर लिखा है। सुपारी ली जाती है, इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मतलब सुपारी खाने के बाद उसके छोटे टुकड़े जब तक नहीं होता तब तक उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है और उसके बाद पान की पत्तियों के साथ चबाया जाता है। मतलब जो सुपारी टूटने के बाद पान की पत्ती होती है उसके साथ चबाया जाता है। इसके प्रकार जो इब्न बतूता था उसने वर्णन किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि जो इब्न बतूता यात्री था उसने अपने वृत्तांत के अंदर किस प्रकार से नारियल का वर्णन किया, उसको अब हम समझते हैं। जैसे नारियल मानव सिर जैसे गिरीदार फल, मतलब कि जो नारियल था वो मानव सिर के जैसे गिरीदार फल था। और नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है
ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे, प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक थे। विस्मयकारी मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्य मतलब होता है ऐसा वृक्ष था। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे, इनमें कोई अंतर नहीं था सिवाय एक अंतर के, एक से कष्ट का फल प्राप्त होता, दूसरे से खजूर। मतलब कि जो नारियल था वो खजूर के फल जैसा दिखता था, मतलब खजूर के पौधे जैसा। अंतर ये था कि एक से खजूर प्राप्त होती है, दूसरे से नारियल, यही अंतर था सिवाय एक अंतर के। कष्ट मतलब नारियल, नारियल, ठीक है। अब नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। आप सब जानते हैं नारियल सभी ने देखा किस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें भी मानव 2 आंखें तथा एक मुख है और जो अंदर का भाग हरा होने के मस्तिष्क जैसा दिखाई दिखाई देता है। जैसे इस प्रकार जो नारियल है इस पर डॉट लगे हुए नहीं होता है, इसलिए जो इब्न बतूता था उसने वर्णन किया है कि जो नारियल होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है और इससे जुड़े रेशों के बाल जैसे दिखाई देते हैं। आप सब जानते होंगे जो रेशे होते हैं इस प्रकार से ऊपर से सारा जो नारियल के ऊपर होता है वो रेशे की तरह देखते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे इसमें रस्सी बनाते हैं, जो रेशे होते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है। वहीं लोहे के कीले के प्रयोग के बजाय जहाजों को सीलते हैं, मतलब कि जो जहाज होते हैं उसके सीलने में प्रयोग किया जाता है। किसका? जो इसके नारियल के ऊपर जो रेशेदार होते हैं ना बाल की तरह, उसका। और वह इससे बर्तनों के लिए रस्सी बनाते हैं, मतलब कि जैसे टोकरी वगैरह बनाई जाती है ना, वो ये किससे बनाई जाती है? जो नारियल के रेशे होते हैं उससे। चलिए अब हम समझते हैं कि इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में किस प्रकार वर्णन किया है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और बात करे कौशल था। मतलब कि इब्न बतूता ने लिखा है अपने ग्रंथ के अंदर कि जो भारतीय बाजार था उसके अंदर बहुत सारे अवसर थे। मतलब जिस व्यक्ति के पास कौशल, इच्छा और बात करे साधन था, वो व्यक्ति भारतीय जो बाजार था उसके अंदर अच्छा उसके पास अवसर था। मतलब आज भी हम देखते हैं जिस व्यक्ति के पास स्किल है वह बात करे तो बहुत कुछ कर सकता है और कुछ करने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है, साधन के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। मतलब जो भारतीय शहर थे वो उसके अंदर जो विकसित थे और जनसंख्या उसके अंदर भरपूर थी, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। मतलब आज भी जैसे हम देख सकते हैं जैसे यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के कारण भारत को कितनी कठिनाई हो रही है, जैसे तेल और अन्य जो संसाधन है जैसे खाद्य उर्वरक वगैरह के कितनी कठिनाई हो रही है। उसी प्रकार उस समय भी जो विध्वंस, जो युद्ध और जो अभियान होते थे उसके कारण जो भारतीय बाजार थे उनको जो कठिनाइयां होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान से प्रतीत। मतलब वर्तमान से क्या प्रतीत होता है? अधिकांश शहर भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। जैसे आज हम वर्तमान में देखें तो कई बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ और वहाँ पे कई अन्य प्रकार के रंगीन वस्तुएं वगैरह मिलती है। उस प्रकार इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में वर्णन किया है। और नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली उस समय भारत का सबसे बड़ा और विशाल शहर था, ठीक है। और महाराष्ट्र का दौलताबाद भी आकार में दिल्ली जितना ही बड़ा था और उसे पूरी तरह टक्कर देता था। मतलब कि जो दौलताबाद था महाराष्ट्र का वो भी दिल्ली जितना ही बड़ा था। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत ने जो इब्न बतूता था उसने दिल्ली की तुलना किसके साथ की, तो आप लिखना ना दौलताबाद के साथ, ठीक है। आगे बात करें तो बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के केंद्र नहीं थे, मतलब कि जो आर्थिक लेन देन के केंद्र नहीं थे, ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। क्या थे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र? मतलब जो लोग थे बाजार के अंदर एक साथ मिलते थे, मिलजुल कर बातें वगैरह करते, मतलब कि सामाजिक मेल जोल के भी केंद्र थे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाजारों में गायकों, नर्तकों, जो डांसर हो और संगीतकारों के लिए भी खास जगहें बनी होती थी। और बात करें तो कृषि उत्पादन, मतलब बाजार को क्या फायदा होता था कृषि उत्पादन से? इतिहासकार ये मानते हैं कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। मतलब कि जो गांव के अंदर जो उत्पादन होता था, मतलब जो अधिशेष बचता था वो बाजारों के अंदर बेचा जाता था, जिससे क्या बाजार जो थे वह मतलब कि सफल मतलब क्या हुआ? सफल मतलब वो एक विकसित हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि का इतना अधिक उपज का कारण भारतीय मिट्टी का उपजाऊपन तथा साल में 2 बार फसलें उगाई जाती थी।
मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे भारतीय में उस समय भारतीय मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, और आज भी है, लेकिन उस समय भारतीय मिट्टी उपजाऊ, और दूसरा बात करें साल के अंदर 2 बार फसलें उगाई जाती थी। इस सब के कारण बाजार समृद्ध और बात करें विकसित होते थे। ठीक है, तो अब हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो इब्न बतूता था उसने जो भारतीय बाजार के बारे में चर्चा की, और भारतीय बाजार का जो व्यापार अन्य देशों के साथ होता था उनका वर्णन क्या वो देखते हैं। जैसे भारतीय बाजार और व्यापार, भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य के संबंध में एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। मतलब कि जो भारतीय व्यापार था वो अन्य एशियाई देश थे उनके साथ होता था, जुड़ा हुआ था, मतलब ये लिखा हुआ है। उसके बाद भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत अधिक मांग थी, जिससे शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। मतलब कि जो भारतीय व्यापारी थे वह भारतीय वस्तुओं को अन्य देश एशियाई देश थे उनके अंदर जो व्यापार करते थे उससे उनको अधिक मात्रा में मुनाफा होता था, और जो अन्य देश के व्यापारी थे वो भारत के अंदर जो वस्तु खरीद कर अपने देश के अंदर बेचते थे उनको भी अधिक मात्रा में फायदा होता था। इसलिए उस समय भारत की जो निर्यात व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। और एक और महत्वपूर्ण बात की, जो जैसे बात करें तो भारतीय इस समय निर्यात बहुत अधिक हो रहा है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी थी। और बात करें समय के साथ जब आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे ना, जो अंग्रेज आए उसने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां और कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। वाणिज्यकरण मतलब कृषि व्यापार के लिए की जाने लगी, जिससे जो खाद्य फसलें थी उनका हनन हुआ, और समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका भी हनन हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे निर्यात वस्तुएं, भारतीय कपड़ों, सूती कपड़ा, जैसे भारतीय कपड़ों की बात करें, सूती कपड़ा, महीन, मलमल, रेशम, जरी तथा साटन भी ये कपड़ा है। और बात करें तो अत्यधिक मांग थी अन्य देशों के अंदर, और महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक मांगी थी कि इन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ी लोगों द्वारा पहन सकते थे। मतलब कि जो मलमल की कई किस्में थी उसको जो अमीर वर्ग था वही पहन सकता था, या उनके पास जो जिनके पास धन अधिक होता था वही पहन सकता था। उस समय एक जैसे कहावत प्रचलित थी, जैसे दुनिया के अंदर कहीं भी धन हो वो अंततः भारत के अंदर ही आकर रुकता है। इस प्रकार की कहावत क्यों प्रचलित थी? क्योंकि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उनके अंदर जो निर्यात था भारतीय वस्तुओं वगैरह का वो बहुत अधिक था। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो इब्न बतूता यात्री था उसने दिल्ली के बारे में क्या वर्णन किया है। ठीक है, दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया था। याद कर लेना दिल्ली किस शब्द के लिए प्रयोग किया, मतलब किस शहर के लिए प्रयोग किया था या किस यात्री ने प्रयोग किया था। ठीक है, का वर्णन इस प्रकार करता है, दिल्ली का वर्णन करता है इस प्रकार, जैसे दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर था। मतलब कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर था और वहाँ पर कई सारी जनसंख्या निवास करती थी, और शहर के चारों ओर बनी प्राचीर तुल्य थी। प्राचीर का मतलब दीवार बनी हुई थी शहर के चारों ओर, और दीवार की चौड़ाई 11 हाथ यानी 1 हाथ लगभग 25 इंच के बराबर है। मतलब जो इस प्रकार दीवार बनी हुई शहर के चारों ओर, और वहाँ पे इस तरह की जो इतनी मोटी दीवार थी, मतलब चौड़ाई इतनी थी। बात करें चौड़ाई कितनी, 11 हाथ, 1 हाथ 20 इंच के बराबर ये दीवार थी इस प्रकार। और नेक्स्ट बात करें, इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष थे। जो यहाँ पे दीवार थी इसके अंदर है ना, दीवार के अंदर ये यहाँ पे कक्ष थे, मतलब कमरे बने हुए थे जो द्वारपाल और पहरेदार होते थे जो इनकी रक्षा करते थे उनके। ठीक है, और बात करें तो इस प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, मतलब जो फूड होता है खाने के लिए उनको रखा जाता था, और हथियार, बारूद और पक्षपास्त्र मतलब जो तीर होती है उनको, तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारण बने हुए थे। मतलब कि यहाँ जो प्राचीर थे उसके अंदर इस प्रकार कमरे बने हुए थे, और कमरों के अंदर क्या रखे जाते थे, जो बारूद हो गया या पक्षपास्त्र हो गया या हथियार या खाद्य सामग्री, इन सब का प्रयोग किया यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, प्राचीर के भीतर भाग से सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर आते जाते थे। मतलब कि जो ये प्राचीर के अंदर का भाग है ना, यहाँ पे जो शहर यहाँ पे बना हुआ है, और यही प्राचीर के दीवार के भीतर के भाग के अंदर जो सैनिक थे एक छोर से दूसरे छोर जाते थे, क्योंकि वह पहरेदारी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीर के भीतरी भाग से सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर, प्राचीर में खिड़कियां बनी है। मतलब जो प्राचीर मतलब दीवार थी वहां पे खिड़कियां बनी हुई इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट, शहर खिड़कियां बनी हुई थी, खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश शहर के अंदर आता था। ठीक है, खिड़कियों की बनी हुई थी, खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश, शहर लिखते हैं यहाँ पे, शहर अंदर आता था। मतलब जो ये रहा शहर, और यहाँ पे कई सारी खिड़कियां बनी हुई थी जिसके माध्यम से प्रकाश शहर के अंदर आता था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जैसे निचला भाग पत्थर और ऊपरी भाग
ईंटों से बना हुआ था, मतलब कि जो दीवार की इस प्रकार दीवार बनी हुई थी और निचला भाग किससे बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था और ऊपर का भाग इस प्रकार ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। और कई मीनारें जो दीवारें वगैरह बनी हुई थी उसके अंदर कई मीनारें बनी हुई थी और यहाँ कितने द्वार थे, जो रास्ते थे वो 28 द्वार थे। और सबसे बड़ा द्वार की बात करें बद्दी दरवाजा जो सबसे विशाल था, जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, अब बात करें मांडवी दरवाजा, ये भी एक दरवाजे का नाम है मांडवी दरवाजा, जहाँ पे अनाज मंडी लगती थी। वही नेक्स्ट बात करें गुल दरवाजा, जहाँ फलों की बगीचा था, गुल दरवाजा था वहाँ पे फलों का बगीचा था। ठीक है, इन दरवाजों के आप नाम याद करने ज्यादा कुछ नहीं, 3 ही है, मतलब बद्दी दरवाजा जो सबसे विशाल था और मांडवी दरवाजा वहाँ पे अनाज की मंडी, मतलब अनाज की मंडी लगती थी। वही दूसरी बात करें गुल दरवाजा जो कि फलों का बगीचा था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इब्न बतूता ने जो सबसे पहले जो दिल्ली की दीवार थी उसके बारे में वर्णन किया, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर कब्रें बनी हुई है उनका भी वर्णन किया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्र है, इस प्रकार से लिखा, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए होते हैं। गुंबद मतलब आप देखेंगे मस्जिद या जैसे बात करें तो मंदिरों के ऊपर बनी हुई गुंबद की तरह होता है, गोलाकार। ठीक है, और आगे बढ़ते, और जिन कब्रों में गुंबद नहीं थे, मतलब कि जो कब्रों के अंदर गुंबद नहीं बने हुए थे उनमें निश्चित रूप से मेहराब जिस दीवार के ऊपर इस प्रकार से बना होता है, वह मेहराब कब्रगाह में कदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे। जो कब्रगाह होती थी उनके 2 प्रकार के फूल उगाए जाते, कदाकार चमेली और जंगली गुलाब फूल, और फूल सभी मौसम में खिले रहते थे। जो ये फूल थे वो हर मौसम में खिले रहते थे और ये फूल सूखते नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इब्न बतूता ने जो संचार प्रणाली थी उस समय उनके बारे में क्या चर्चा की है। ठीक है, तो संचार की अनूठी प्रणाली व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था, मतलब जो व्यापारी वर्ग था उसको बढ़ाने के लिए राज्य के द्वारा कई विशेष प्रोत्साहन दिए गए। मतलब लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। मतलब कि जो व्यापारी मार्ग थे वहाँ पर व्यापारियों के आराम करने के लिए कई जगह पर जो मतलब बात करें तो सराय और विश्राम गृह मतलब आराम करने के लिए जगह बनाई गई थी। और आगे बात करें तो इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित हो गए। कार्य कुशलता को देखकर चकित क्यों, उसके बारे में हम जैसे आगे बात करते हैं। जैसे इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रसारित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। मतलब कि जो व्यापारी वर्ग था वह बात करें जो माल था अपना उससे एक जगह दूसरी जगह भेजना या फिर उधार को लाना या भेजना, वो एकदम इस डाक प्रणाली के माध्यम से मतलब जल्दी हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो मतलब अल्प सूचना माल भेजना भी। आगे बात करें, डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, मतलब कोई व्यक्ति अगर सिंध से दिल्ली की यात्रा करता है तो उसको 50 दिन लगते थे। वहीं इस डाक प्रणाली के माध्यम से क्या होता था, गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक पर व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ठीक है, मतलब कि जो सिंध से दिल्ली की यात्रा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके 50 दिन लगते थे। वहीं जो सुल्तान था उसके पास गुप्तचरों के माध्यम से जो खबरें आती थी वह 5 दिन के अंदर आ जाती थी। इतनी ये फास्ट थी संचार प्रणाली। अब हम जानते हैं कि इस संचार प्रणाली के माध्यम से मतलब इस संचार प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किया है वो डाक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देखते हैं। जैसे 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। और नेक्स्ट बात करें अश्व डाक व्यवस्था, पहली कौन सी थी? अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था। दूसरी मतलब कि इस व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद कर देना, उल्लूक कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें तो हर 4 मील पर स्थित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। मतलब कि जैसे कोई संदेश है उसे अपने स्थान पर पहुंचाना है और ये हो गए मतलब कि ये 4 मील हो गए, समझ गए, ये 4 मील हो गए। और बात करें तो यहाँ से घोड़ा रवाना होता था। ठीक है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, यहाँ से रवाना होता था और यहाँ पे पहुंचता था। और यहाँ पे मतलब 4 मील पर एक दूसरा घोड़ा राज का घोड़ा था, मतलब राज दरबार का, वो घोड़ा यहाँ पे खड़ा होता था और दूसरा घोड़ा यहाँ पे, मतलब कि दूसरा घोड़ा यहाँ पे, तीसरा घोड़ा यहाँ पे। इस प्रकार से अलग अलग घोड़ों द्वारा हर 4 मील पर घोड़े खड़े रहते थे और जो संदेश होता था वो आगे से आगे इस प्रकार जो स्थान होता था जहाँ पे संदेश को पहुंचाना है
इस प्रक्रिया के माध्यम से वहां पहुंचाया जाता था। ठीक है, ये पहला अश्व डाक व्यवस्था तो होगा, ये याद कर लेना किस प्रकार की थी। नेक्स्ट बात करें तो पैदल डाक व्यवस्था, इसे दावा कहा जाता था। और दूसरी किस प्रकार की थी, पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, इसे क्या कहा जाता है, दावा कहा जाता है। ये याद कर लेना आप लोग, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जैसे पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहते थे, और यहाँ बात करते जो घोड़ों की डाक व्यवस्था थी, या फिर पूछ सकते हैं अश्व डाक व्यवस्था, उसे क्या कहते थे। इसे दावा कहा जाता था। और हर 1 मील पर 3 व्यक्ति खड़े होते थे और 1/3 दूरी पर, मतलब कि जैसे बात करें तो इस प्रकार ये 1 मील की जगह समझ लीजिए आप। और ये पहला व्यक्ति खड़ा होता था जो संदेश को लेकर और दूसरे व्यक्ति के पास जाता था। ये यहाँ दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था और यहाँ पे तीसरा व्यक्ति। ठीक है, मतलब कि ये पूरी जगह कितने मील की, 1 मील की जगह है, 1 मील की। मतलब कि यहाँ से व्यक्ति जाता था, जो संदेश होता था अपने स्थान को पहुंचाने के लिए, यहाँ से व्यक्ति जाता था। यहाँ इस प्रकार 3 व्यक्ति खड़े होते थे, वो आगे से आगे संदेश को भेजकर, और ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती थी। 1 मील मतलब दूसरे मील पर फिर 3 व्यक्ति खड़े होते थे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती थी और जो संदेश होता था उसको अपने स्थान पर पहुंचाया जाता था। ठीक है, और बात करें तो ये अश्व डाक व्यवस्था थी, घोड़ों की डाक व्यवस्था, उससे जो बात करें पैदल डाक व्यवस्था, वो ज्यादा मतलब कि बात करें तो फास्ट थी, ये मतलब इसकी स्पीड ज्यादा थी, किससे, जो घोड़ों की डाक व्यवस्था थी उससे, पैदल डाक व्यवस्था। और बात करें तो जैसे पैदल, आप बुक के अंदर विवरण दिया गया है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसके अंदर जो व्यक्ति होता था उसके हाथ में दो हाथ की लंबी लकड़ी होती थी, उसके ऊपर जैसे ये लकड़ी उसके ऊपर 2 घंटियां लगी होती थी, और दूसरे हाथ के अंदर जो संदेश होता था वो होता था। और जो मतलब कि फुल क्षमता अनुसार जो व्यक्ति होता था संदेशवाहक, वो भागता था, और भागते वक्त जो लकड़ी होती थी वो इस प्रकार हिलती थी। हिलने से क्या होता, वो घंटी बजती थी, जैसे दूसरा व्यक्ति होता था वो सचेत हो जाता था, और जो से ही वो पहुंचता था उस संदेश को लेकर, उसी प्रकार वो भी आगे से आगे भागता रहता था, जब तक कि वो संदेशवाहक अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाता था वो संदेश लेकर, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती थी। 2 टॉपिक बच्चे वो पढ़ने वाले, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। उससे पहले जैसे बात करें, वो पॉइंट पढ़ने से पहले 2 शब्द है महत्वपूर्ण, वो समझ लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट भी पढ़ लेंगे। सबसे पहला निजी भूस्वामित्व, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि इसका अर्थ क्या है, निजी भूस्वामित्व। भूस्वामित्व, दूसरे शब्द की बात करें, राज्य का भूस्वामित्व। अगर आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूँ, आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। जैसे बात करें निजी भूस्वामित्व मतलब जैसे भूभाग है, मतलब भूमि है, वहां पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो या फिर किसी परिवार का, या फिर बात करें कंपनी का अधिकार हो, क्या हो गया, निजी भूस्वामित्व। जैसे किसी व्यक्ति का अधिकार हो, किसका, व्यक्ति का अधिकार हो, या फिर बात करें तो परिवार का अधिकार हो, या फिर जैसे निजी कंपनी, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी है, उसका अधिकार हो, तो वो क्या हो जाएगा, निजी भूस्वामित्व। राज्य का भूस्वामित्व मतलब जैसे सरकार का स्वामित्व किसी भूमि पर, जैसे पहले के समय की बात करें तो राजा का स्वामित्व होता था उस भूमि पर, या फिर सरकार का। इन दोनों शब्द को एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे निजी भूस्वामित्व मतलब किसी व्यक्ति, परिवार या फिर कंपनी का, प्राइवेट कंपनी हो, उसका अधिकार हो, तो वो क्या हो जाएगा, निजी भूस्वामित्व। और नेक्स्ट बात करें राज्य का भूस्वामित्व। राज्य का भूस्वामित्व मतलब सरकार का अधिकार हो भूमि पर, या फिर पहले के समय राजा का शासन होता था और वहां पे राजा का क्या होता, स्वामित्व होता था। स्वामित्व मतलब वहां पर अधिकार होता था। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है ये। अब हम बात करेंगे जैसे बर्नियर तथा अविकसित पूर्व, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये समझने के बाद ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बर्नियर ने भारत के अंदर क्या वर्णन किया है। वही बात करें, जैसे पहले हम यात्रियों के बारे में पढ़ सके, उन्होंने क्या किया था, जो भी भारत के अंदर देखा, आश्चर्यचकित चीज देखा, उसको उत्सुकतापूर्वक उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा। वही बात कर, बर्नियर उन सबसे भिन्न था। बर्नियर ने क्या किया, भारत के अंदर जो भी देखा उसकी तुलना यूरोप के साथ की, और यूरोप को हमेशा क्या श्रेष्ठ बताया भारत से, और भारत को अविकसित कहा है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं बर्नियर ने क्या वर्णन किया है। वो बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। अविकसित पूर्व का मतलब जैसे मैं आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे भारत यहाँ पे और यूरोप यहाँ पे, तो बात करें तो भारत कहाँ पे, पूर्व में, इसलिए अविकसित पूर्व। भूमि स्वामित्व का प्रश्न मतलब उस समय भूमि किसके पास होती थी, इसके बारे में वर्णन किया है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल
भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव। मतलब बर्नियर का कहना है कि उस समय मुगल साम्राज्य के समय कौन आया था? बर्नियर आया था। बर्नियर का कहना है कि उस समय निजी भूस्वामित्व, लोगों के पास भूमि नहीं थी और राजा का अधिकार होता था भूमि पर, जिससे मतलब कि यूरोप और बात करें तो भारत के अंदर ये अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। मतलब कि जैसे बर्नियर का मानना था कि जो निजी स्वामित्व होगा, लोगों के पास भूमि होगी तो राज्य का विकास होगा, और उसने भूमि पर राज की स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना है। ठीक है, जो हमने पिछले जैसे हमने अभी बताया था, उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामित्व था, जो उन्हें अमीरों के बीच बांटता था और जिससे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। यह मानना सिर्फ बर्नियर का नहीं था, बल्कि 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत में यही विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब कि जैसे बर्नियर ने लिखा है कि बर्नियर ने जो देखा, जैसे बात कर बर्नियर ने लिखा कि जो मुगल साम्राज्य था उसके पास भूमि का स्वामित्व होता था, जिससे लोगों के लिए और राज्य के लिए क्या अनर्थकारी परिणाम होते थे। बर्नियर का ये तर्क है कि राज्य जो भूमि होती है लोगों के पास रहेगी तो ही राज्य और बात करें तो लोगों का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अधिकांश मतलब 17वीं शताब्दी के यात्री आए थे, उन्होंने भी यही लिखा है कि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? राजा के पास था। राज की भू स्वामित्व के कारण बर्नियर का तर्क देता है। मतलब बर्नियर का क्या तर्क है? राज्य की भूमि स्वामित्व, मतलब जो बात करें राजा का स्वामित्व भूमि पर, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बर्नियर का तर्क की बात करें। भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। मतलब जो भूमि थी वो राजा के पास थी, तो भूधारक मतलब भूमि को जोतने वाले, फसल उगाने वाले होते, वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। वही बात के इसलिए वह उत्पादन के स्तर को बढ़ाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। मतलब कि जो किसान थे वो उसकी कोई रुचि नहीं थी कि वो उत्पादन को बढ़ाए, या फिर बात करें तो ज़्यादा समय के लिए फसल उगाने के बात करें तो जैसे वो भूमि को बात देखभाल वगैरह करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बर्नियर ने भारत के बारे में और क्या लिखा था। जैसे निजी भू स्वामित्व के अभाव ने मतलब लोगों को निजी भूमि नहीं दी, लोगों का अधिकार नहीं था भूमि पर। बेहतर भूधारक के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के लिए सजग रहते। मतलब कि लोगों को निजी भूमि मतलब लोगों को भूमि ना देने का जो बेहतर भूधारक थे, जो भूमि को मतलब बात करें तो रखरखाव अच्छा कर सकते थे, उन भूधारकों के उदय को रोका। मतलब उन वो अस्तित्व में नहीं आए। उसका कारण क्या था? निजी भू स्वामित्व का ना होना। ये बर्नियर ने अपने बुक के अंदर लिखा है। नेक्स्ट बात करें तो इसके चलते कृषि का विनाश हुआ और किसानों का उत्पीड़न हुआ। समाज के सभी वर्गों के जीवन के स्तर की स्थिति कमजोर हुई, सिवाय शासक वर्ग के। मतलब कि जो भूमि थी उस पर राजा का शासन होने के कारण, मतलब राजा का अधिकार होने के कारण, जो बात करें तो किसानों का क्या उत्पीड़न हुआ, और बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि का क्या हुआ? विनाश हुआ। किसानों क्या उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर की स्थिति कमजोर हुई। ठीक है, सिवाय शासक वर्ग के, मतलब कि शासक वर्ग के अलावा सभी लोगों का क्या हुआ? उत्पीड़न हुआ, और वहाँ बात करें कृषि का भी विनाश हुआ। और नेक्स्ट बात करें तो बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र जनसमूह के रूप में वर्णित करता है। मतलब कि जो बर्नियर था उसने अपने बुक के अंदर लिखा है कि जो भारतीय समाज है वो गरीबों का समाज, दरिद्र जनसमूह के रूप में विकसित करता है, मतलब वर्णित करता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में दो वर्ग थे। मतलब जो बर्नियर था वो लिखता है कि भारत में दो वर्ग थे, अमीर जो कि अल्पसंख्यक थे, मतलब कम मात्रा में थे। दूसरा बात करें गरीब लोग, और मध्य वर्ग की कोई स्थिति नहीं थी। बर्नियर लिखता है कि जो अमीर लोग और गरीब लोग दो प्रकार के जनसमूह थे, और जो अमीर थे वो कम मात्रा में थे, वो अल्पसंख्यक थे। वही बात करें तो जो गरीब लोग थे वह अधिक थे, और वहाँ उन लोगों के पर जो अमीर थे वो शासन करते थे। और बात करें तो इन दोनों आगे बात करें तो जैसे मध्यम वर्ग की कोई स्थिति नहीं थी। जैसे वर्तमान के अंदर अमीर और बात करें मध्यम वर्ग और गरीब, उस समय कोई मध्यम वर्ग जैसी कोई स्थिति नहीं थी। नेक्स्ट बात करें तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। मतलब मुगल राज्य के बारे में बर्नियर ने क्या वर्णन किया, उसके बारे में क्या लिखा है। जैसे इसका राजा भिखारियों और कुरूर लोगों का राजा था, और इसके शहर नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राज्य की भू स्वामित्व। मतलब कि जो बात करें तो जो मुगल साम्राज्य था उस समय जो खेत थे वो झाड़ीदार थे,
शहर थे, उसमें जो प्रदूषण का हवा थी, इन सब के बारे में वर्णन करता है कौन? बर्नियर। अब हम देखते हैं कि क्या बर्नियर ने अपने बुक के अंदर जो लिखा वो सही था, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो यूरोपीय यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, उसने जो भारत के बारे में वर्णन किया है वो उसकी कितनी वास्तविकता थी उसके बारे में देखते हैं। जैसे आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामित्व था। मतलब कि जो राज्य की भूमि होती थी उस पर एक ही स्वामी था, मतलब एक व्यक्ति का स्वामित्व था। यह एक भी मुगल साम्राज्य के वृत्तांत के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अकबर के मंत्री अबुल फजल ने लिखा है कि राजा किसानों से जो लगान लेता था वह जमीन का किराया नहीं था, बल्कि राजा द्वारा लोगों की सुरक्षा के करने के बदले लिया जाने वाला मेहनताना था। क्योंकि ये टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए बर्नियर जैसे यूरोपीय लोगों को गलतफहमी हो गई कि राजा जमीन का मालिक है और वह जमीन का किराया वसूल रहा है। मतलब कि जो उस समय भूमि थी उस पर जो राज्य था वो सुरक्षा के बदले कर लेता था। वो कर अधिक होने के कारण जो यूरोपीय यात्री थे उन्हें गलतफहमी हो गई कि जो भूमि का मतलब जो राज्य की भूमि है और भूमि का कर लिया जा रहा है, लेकिन वो कर किस लिए लिया जा रहा था? राज्य की सुरक्षा। और बात करें तो नेक्स्ट आके हम बात करते हैं जैसे यूरोपीय बर्नियर, जैसे फ्रांस यूरोप में बर्नियर के वृत्तांत का प्रभाव क्या हो उसके बारे में देखते हैं। जैसे फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य, यानी प्राच्य का मतलब क्या? पूर्व, पूर्व में भारत है इसलिए प्राच्य सिद्धांत का, जैसे निरंकुश सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निरंकुश सिद्धांत का मतलब जो बात करें भारत का राजा है वो क्या? निरंकुश है, लोगों की ना सुनकर लोगों को अत्याचार करता है, ये सब इसके अंदर क्या है? निरंकुश सिद्धांत के अंदर प्रतिपादन किया। ये किससे प्रभावित होकर किया? ये बात करें तो बर्नियर के जो वृत्तांत था उससे प्रभावित होकर, जो बात करें तो मोंटेस्क्यू ने अपना सिद्धांत लिखा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कार्ल मार्क्स, उसका बात एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत का मतलब है कि एशिया के अंदर सभी वर्ग एक समान है, मतलब जो गरीब है और अमीर, दो वर्ग के अलावा कोई वर्ग नहीं है। जो बर्नियर होता है अपने जो वृत्तांत के अंदर यूरोपीय शासक होते हैं उनको चेतावनी देता है कि जो बात करें मुगल शासक है भारत के अंदर उनकी अनुसरण ना करें। अगर उनका अनुसरण किया जाएगा तो जो बात करें यूरोप के अंदर इतना उन्नत और जो जैसी व्यवस्था थी उन सब को बात करें तो पतन की ओर चले जाए, ये सब लिखता है बर्नियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि उस समय ग्रामीण इलाके की क्या स्थिति थी। ठीक है, जैसे ग्रामीण समाज की स्थिति 4 हिस्सों में बटा हुआ था क्या? ग्रामीण इलाका। और बात करें तो जैसे बर्नियर ने क्या लिखा था कि समाज 2 भागों में बटा हुआ था, अमीर और बात करें गरीब, उसके अंदर मध्यम वर्ग की कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस समय क्या ग्रामीण इलाके की स्थिति थी। जैसे सबसे 4 भागों में बटा हुआ था ग्रामीण इलाके में। जैसे बात करें समाज, सबसे पहला बड़े जमींदार, इनके पास जमीन का अधिकार होता था और ये सबसे अमीर व्यक्ति होते थे। कौन? बड़े जमींदार। और दूसरा बात करें तो बड़े किसान, मतलब ये जमींदारों से नीचे होते थे और ये दिहाड़ी मजदूर रखते थे और फसलों को बाजार में बेचते थे। मतलब बात करें सबसे ऊपर होते थे बड़े जमींदार, दूसरे नंबर पर बड़े किसान जो क्या करते थे? जमींदार थोड़े नीचे होते थे। और बात करें ये दिहाड़ी मजदूर रख के क्या करवाते थे? फसल बोते थे और बाजार में फसल को बेचते थे। ठीक है, इससे नीचे छोटे किसान, बहुत कम जमीन होती थी और बहुत कम फसल उगा पाते थे, जिससे सिर्फ परिवार का भरण पोषण कर हो पाता था। आगे बात करें तो भूमिहीन मजदूर, जो कि क्या आसपास मतलब इनको समाज के अंदर भेदभाव किया जाता था। सबसे नीचे हो गए भूमिहीन मजदूर। इन्हें बालार कहा जाता था, मतलब ये बालार मजदूर थे और इनके पास जमीन नहीं होती थी और ये क्या करते थे? ये मजदूरी करते थे। और बात करें सबसे ऊपर हो गए बड़े जमींदार, इससे नीचे बड़े किसान और उससे 3 नंबर पर हो गए छोटे किसान। छोटे किसान क्या, बहुत कम इनके पास जमीन होती थी, जिससे ये अपने परिवार और बात करें तो खुद का भरण पोषण कर पाते थे। और इससे नीचे होते थे भूमिहीन मजदूर, जो कि समाज के अंदर इसको अस्पष्ट से समझा जाता था। और बात करें तो इन्हें क्या, इनके पास जमीन वगैरह नहीं होती थी और ये दिहाड़ी मजदूर की तरह कार्य करते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि उस समय क्या वास्तविक स्थिति थी नगरों की। ठीक है, जैसे बात करें बर्नियर ने पहले कहा था कि जो शिविर नगर थे, शिविर नगर मतलब जो राज्य के परसरे पर आश्रित थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उस समय किस प्रकार के नगर थे। उस समय सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। बात करें तो उत्पादन के अंदर जहाँ पे कारखाने वगैरह होते थे और वस्तुओं को बनाया जाता था। व्यापारिक के अंदर मतलब वस्तुओं को बेचा वगैरह जाता था। व्यापारिक नगर, धार्मिक के अंदर तीर्थ स्थान आदि क्या थे? वहाँ पे नगर थे उस समय।
इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समूह और समृद्ध नगर सूचक था। मतलब कि इन सब का अस्तित्व एक व्यापारिक समृद्ध मतलब विकसित समृद्ध का मतलब विकसित जैसे बात कर नगरों की क्या थी पहचान थी। आगे बात करें व्यापार अक्सर मजबूत समुदाय अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे, अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। मतलब जो व्यापारी होते थे वो क्या जैसे बात करें अपनी जाति या फिर एक जैसे व्यापार करने वाले लोगों के मध्य क्या होता समूह होता था और वह क्या एकजुट रहते थे। जैसे बात करें पश्चिमी भारत के अंदर जो व्यापारी होते थे उनको क्या कहा जाता महाजन, और व्यापारियों के मुखिया क्या कहा जाता था सेठ कहा जाता था। वही बात करें अहमदाबाद में मुख्य समूह को क्या कहा जाता था नगर सेठ। आगे बात करें अन्य व्यावसायिक वर्ग मतलब उस समय नगरों के अंदर कौन कौन अन्य व्यावसायिक वर्ग थे। जैसे उस समय चिकित्सक थे उसे हकीम और वेद कहा जाता था। या फिर बात करें तो अध्यापक जो क्या जैसे पंडित या मुल्ला कौन होता अध्यापक होता था, अधिवक्ता मतलब कि वकील। या फिर बात करें चित्रकार या वस्तुविद या संगीतकार, सुलेख या फिर आदि कुछ राजकीय पराश्रय पर आश्रित थे तो कुछ आम लोगों को सेवा के दे जीवन यापन करते थे। मतलब कि उस समय कई वर्ग अपना जीवन यापन करते थे। कुछ लोग जैसे बात करें तो राज्य पर पराश्रित थे, मतलब राज्य के द्वारा उनका जैसे बात करें तो जीवन यापन होता था। वही कुछ बात करें तो वो जैसे आम लोगों की जन सेवा करके वह क्या करते थे अपना जीवन यापन करते थे। अब हम देखते हैं कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि उस समय महिलाएं की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसके बारे में देखते हैं। जो यात्री आए थे उनके वृत्तांत के अंदर जो महिलाओं का वर्णन मिलता है वो क्या मिलता है। जैसे बात करें सबसे पहले महिलाएं दासी सती तथा श्रमिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें महिला दासियों के रूप में क्या स्थिति थी। उस समय दासियां बाजारों में आम वस्तु की तरह बेची जाती थी। ठीक है, जैसे आम वस्तु बाजार के अंदर मिलती है उसी प्रकार जो महिला दासी थे उनको खरीदा और बेचा जाता था आम वस्तु की तरह बाजार में। जिसको जैसे बात कर किस लिए खरीदा जाता था, किसी व्यक्ति को भेंट देने, या जो अमीर होते थे राजा अमीरों की जासूसी के लिए जो दासी होते उनको खरीदते थे और अमीरों की जासूसी करवाते थे। वही नृत्य करने या घरेलू कार्य इत्यादि के लिए दासों को खरीदा जाता था। वही बात करें उस समय सती प्रथा जैसी जो बात कर कुरीति क्या थी प्रचलित थी। जैसे उस समय पति की मृत्यु के पश्चात जो महिला होती थी उनको लकड़ियों पर बैठाकर जो उनको क्या किया जला दिया जाता था। और जैसे बात कर इसके अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि जो एक 12 साल की बच्ची थी जिसकी जैसे बात कर पति की मृत्यु के बाद उसे जबरदस्ती लकड़ी होती है उनके ऊपर बिठाया जाता है और जैसे बात लकड़ी पर बिठाते वक्त उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे, बांध कर उसे जला दिया। एक बात कर उस समय की जो व्यवस्था थी उसके बारे में छोटा सा वर्णन मिलता है किताब के अंदर। वही आगे बात करें तो श्रमिक महिलाएं श्रमिक खेती करती थी। मतलब महिलाएं होती थी वो फसल वगैरह बोने और फसल जैसे खेती वगैरह करती थी। वहीं आगे बात करें व्यापारिक घरों की महिलाएं व्यापार करती थी और बात करें तो वाणिज्यिक मामलों को अदालत के सामने ले जाती थी। मतलब कि उस समय जो महिला थी जो व्यापारिक महिलाएं थी उनको जो व्यापार वगैरह करती थी और जो व्यापार के अंदर जैसे बात करें तो कोई मामला वगैरह हो जाए तो वह अदालत के अंदर ले जाती थी व्यापारिक महिलाएं। और बात करें तो श्रमिक महिलाएं की बात करें वो जैसे फसल वगैरह होती थी उसके अंदर कार्य करती थी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज इस चैप्टर को आज हमने कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं।